कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक चीज और है, जो प्रॉपर नेम है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। जो और आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो देखा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, तो इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, हमने आपके सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया, ठीक है। आपका सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, देन हाई कोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका चैप्टर 15 में, ठीक है, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, ठीक है। ये सभी को नॉलेज है कि हाई कोर्ट जो होते हैं वो हर स्टेट के एक होता है, ठीक है। मे भी उसकी बेंच कहीं और हो सकती है, लेकिन हर स्टेट का एक हाई कोर्ट रहता है। तो आर्टिकल जो 214 है, 214 है, क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट रहेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 215 क्या कहता है कि कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स होना, ठीक है। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स होगा, उसके पास रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे और अपने अवमान के लिए, ठीक है, अपने अवमान के लिए, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ठीक है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ के लिए हाई कोर्ट की अवहेलना की जाती है, या ये वर्ड यूज कहते हैं, या एक जनरल लैंग्वेज में कहते हैं इंसल्ट की जा रही है, जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं, वो हर कोर्ट के लिए यूज होता है, नॉट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, ऑल पावर्स होंगी, किसके लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, या जो केस आए हैं उनके पनिशेबल के लिए, ठीक है, यानी कि पनिश करने की पूरी पावर रहेगी। फिर 216 की बात करते हैं, आर्टिकल 216 क्या बात कर रहा है, गठन की बात कर रहा है ना, कि कैसे गठित की जाएगी, क्या होगा, क्या बोला गया है, यानी कि जजेस कौन से होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, ठीक है। कौन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, ठीक है। एक जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, बाकी के अदर जजेस चीफ जस्टिस और जजेस रहते हैं। यहाँ पे भी यही कही है कि चीफ जस्टिस रहेंगे, ठीक है, और अन्य जजेस रहेंगे, उन सबसे मिलके, और इनको रिक्रूट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। 216 याद रखेंगे। 217 पे आ जाते हैं। 217 किस बारे में बात कर रहा है, कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है। किस बारे में बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस, ठीक है। क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, ठीक है। कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है कि अपॉइंट किया जाएगा तो क्या उनकी कंडीशन रहेंगी, क्या उनको फैसिलिटी दी जाएगी, कहाँ वो अपना रिजाइन कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है जरा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश पर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप से पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जजेस की एजेस पूछी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की आपको मैंने 65 बताई थी, वो याद रखेंगे। हाई कोर्ट की जज की एज जो रहेगी वो 62 रहेगी, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो चीफ जस्टिस है उनसे डिस्कस करने के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, किसे, सिग्नेचर और स्टैम्प। ये चीज ध्यान रखिएगा, मे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एज का पूछ सकते हैं, तो ये उनकी रिक्रूटमेंट की बात हो गई। फिर प्रोवाइजो दे रखा है, ए देखते हैं क्या कह रहा है, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। रिजाइन की बात हो रही है, तो वो रिजाइन किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, बी पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, बी क्लॉज, किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय मीन्स
हाई सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 खंड 4 में उबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सके। आपको याद होगा हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो वहाँ पे 124 आर्टिकल 124 पढ़ा था, उसका क्लॉज 4 भी पढ़ा था, जहाँ पे जजेस को कैसे हटाया जा सकता है वो प्रोसीजर एक बताया गया था। तो यहाँ पे भी वही 124(4) का जो प्रोसीजर है वही अप्लाई होगा बी क्लॉज वाला, ठीक है। फिर सी क्लॉज क्या कह रहा है, किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि या तो किसी अदर हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर कर दिया गया है या सुप्रीम कोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, किसके बाय प्रेसिडेंट, तो उनका जो सीट है, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्लॉज 2, कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अहित होगा जब वह भारत का नागरिक है, कि मेन बात आ गई कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना उसका जरूरी है, यानी कि भारत से अदर को कंट्री का कोई बंदा होगा या पर्सन होगा उसे जज नहीं नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, वहाँ भी एक ये कंडीशन थी कि उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। जब हमने गवर्नर पढ़ा वहाँ भी ये था, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पढ़ा वहाँ भी ये था, मंत्रियों के बारे में पढ़ा, जितना भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी यही है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। फिर एक क्लॉज क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ठीक है। क्या कह रहा है, न्यायिक पद यानी कि किसी कोर्ट में वो 10 वर्ष तक जज रहा हो, ठीक। ये बात चल रही है कि किसको सुप्रीम हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी आ गई कि उसने 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद यानी कि कोई जुडिशियल ऑफिस है ना वो रहा हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एडवोकेट रहा हो, या तो उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का, या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या तो हाई कोर्ट का रहा हो या किसी 2 कोर्ट का और उससे ज़्यादा कोर्ट का। कितना 10 ईयर्स की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। फिर सीधा हम आ जाते हैं इसके क्लॉज 3 पे। क्या कह रहा है, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। किसी जज की अगर एज को लेके क्वेश्चन उठता है तो या कोई इशू क्रिएट होता है तो राष्ट्रपति क्या है, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति जो रहेंगे उनसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एंड डिसीजन रहेगा वो राष्ट्रपति का रहेगा, वही फाइनल करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या इसकी एज का रहेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 218 पे। 218 के इस बात में कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल होना। क्या कहा जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को हटाने का 124(4) वो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो वही आ गई है। क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ बंदों का उच्च न्यायालय को लागू होना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 में उपबंध जहाँ जहाँ उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश हैं वहाँ वहाँ उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। क्या कहा गया, 124(4) और 5 की बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट पे जैसे जैसे एप्लीकेबल होते हैं वैसे ही हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 219 पे। आर्टिकल 219 किस बारे में बात कर रहा है, ओथ के, कि कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है। यही चीज हमने वहां भी पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट वाले सेक्शन में कि कौन शपथ दिलाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है, कौन करेगा, गवर्नर या उसके द्वारा
नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? या तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल, या उनके द्वारा कोई व्यक्ति जो डेजिग्नेट किया गया है कि उनको शपथ दिलानी है, वो पर्सन। ठीक है, फिर आ जाते हैं 221 पे। ठीक है, 220 इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन 221, आर्टिकल 221 की बात करते हैं, जिसमें किस बारे में बात की गई है? सैलरीज के बारे में, कि उनके वेतन कहाँ से मिलेंगे, क्या रहेगा, किस, तो वो संसद विधि द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 221? प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार ऊपर नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरे अनुसूची में विनिष्ट है। ठीक है, अब जब शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे शेड्यूल बता दिए जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे और याद करने भी पड़ेंगे, क्योंकि आपकी शेड्यूल की पूछ लिया जाता है कि शेड्यूल 7 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, 2 में क्या है। टोटल 12 शेड्यूल है, 12 को देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 222 पे। आर्टिकल 222 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 222 कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, ट्रांसफर की बात की जा रही है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो ट्रांसफर होता है, कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना। क्या कह रहा है क्लॉज 1? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा, लेकिन किसके कंसल्ट से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, क्या बोला है? आफ्टर कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे आप सीजीआई कहते हैं, जो अभी संजीव खन्ना जी हैं एट प्रेजेंट में। ठीक है, फिर क्लॉज 2 क्या कहता है आपका? जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया जाता गया है या किया जाता है, तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान 15वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 15 अमेंडमेंट है, अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतीकात्मक भत्ता जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक इस प्रकार निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रकार भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियुक्त करे प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर उनका ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, भाई हाईकोर्ट जो है वो स्टेट में है, तो ट्रांसफर किया जाता है तो उनको एक्स्ट्रा कुछ खर्चा दिया जाएगा, जो किससे होगा? संसद विधि द्वारा निश्चित किया जाएगा, वो उसको प्राप्त करने का हकदार होगा। फिर 223 आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 223 क्या है आपका? जब, ठीक है, आपका वो पढ़ा था हमने, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां भी था एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में एक आर्टिकल। ठीक है, तो वहां क्या है? जो ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बोला गया, जो एट प्रेजेंट जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। क्या बोल रहा है? या तो उन्हें हटा दिया गया है, या किसी वजह से वो छुट्टी पे है, अनुपस्थित है, तो उनकी जगह किसी और को वहाँ डेजिग्नेट किया जाएगा, यानी कि उस पद पे बिठाया जाएगा, तो वो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ठीक है, और वही ड्यूटीज जो लास्ट जजेस की थी, वही ड्यूटीज उन जज की भी रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम अपन बात करेंगे, लास्ट हमने अभी आर्टिकल बात करी एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कि आर्टिकल 223 की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 224 की, आर्टिकल 224, जिसमें क्या बोला गया? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, नेक्स्ट आ रही है कि एक्टिंग जजेस। ठीक है,
तो चीफ जस्टिस और जजेस में आपको भी पता होगा कि चीफ जस्टिस सबसे बड़े रहते हैं, है ना, चीफ जस्टिस बड़े हैं, फिर जज आएंगे आपके, तो ये रहता है। अभी हमने चीफ जस्टिस की बात की थी, अब जजेस की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि एक चीफ जस्टिस होता है, बाकी के जजेस रहते हैं। इसका अमेंडमेंट है कि 7वां संशोधन 24 जो 224 है वो 7वें संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मैं भी पूछ लिया जाए नहीं तो आपका अमेंडमेंट 42, 42nd अमेंडमेंट, 97, 91, 61 ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये पढ़ के चलिएगा। ठीक है, 61 आपका जो एज की बढ़ाई की वोटर की एज क्या रहेगी वो याद रखेंगे। ठीक है, 224 क्या कह रहा है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अहित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनियुक्त करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, सीधे बोला जा रहा है 2 वर्ष से अनधिक के लिए नियुक्त कर। क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में न्याय अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अहित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए या उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा तब तक अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्य को फिर नहीं संभाल लेता है। सीधी बात की जा रही है, अनुपस्थित है या हटा दिया गया है या कोई भी रीज़न रहा है तो उसके लिए दूसरे जजेस को अपॉइंट करना, ये बात कही गई। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 की आयु प्राप्त करने के पश्चात धारण नहीं करेगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ी कि हाईकोर्ट की जो जज रहेगी वो जज की जो एज रहेगी वो 62 रहेगी। यही थर्ड क्लॉज कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु से पर धारण, ठीक है, उससे ऊपर एज का होगा तो उन्हें डेजिग्नेट नहीं किया जाएगा। 62 तक ही कोई अपना पद धारण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका आर्टिकल 224A यानी कि का। ठीक है, ए क्या कह रहा है आपका, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, वहाँ भी ऐसा आर्टिकल पढ़ा था कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको इंक्लूड किया जाना, लेकिन वो केवल एक सजेशन के लिए रहेंगे, वो उनको कोई पावर्स खास नहीं दी जाएंगी, सारी चीज़ें थी। यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उस न्यायालय या